तो सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे ईश्वर पे, ठीक है। जैसा कि मेरा चैनल का जो मुख्य प्रयोजन था कि हमको तर्कपूर्ण दृष्टि से बात करना है, हमको तर्क के आधार पे बात करना है, हमको ज़्यादा शास्त्र वास्त्र में नहीं घुसना है, हमको ज़्यादातर तर्क पे बात करना है, ठीक है। शास्त्र वगैरह ज़रूरी है, लेकिन अभी अभी के लिए हमें मूलतः तर्क पे बात करना है। तो सबसे बड़े प्रश्न पे बात करेंगे, सबसे मुख्य प्रश्न पे बात करेंगे हम कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, आखिर हमारे पास इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है इसका कि ईश्वर है। और ये सब भी बात आती है कि ईश्वर है तो कैसा है, साकार है, निराकार है, हमको पता कैसे चला ईश्वर के बारे में, क्या उसको वेरीफाई किया जा सकता है, वेरीफाइबल है। तो इसी पे हम बात करेंगे। अब जैसा कि बात रही ईश्वर पे, ठीक है, तो ईश्वर की डेफिनेशन क्या होती है, ईश्वर की परिभाषा क्या होती है, गॉड की डेफिनेशन क्या होती है। वो डेफिनेशन ये होती है कि जो जगत की उत्पत्ति करता हो, ठीक है। जैसे कुम्हार जो होता है मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही जगत की उत्पत्ति करने वाला, उसको बोलते हैं हम ईश्वर, ठीक है। अब वो भले ही नथिंग से निकाले, यहाँ से निकाले, वहाँ से निकाले, जो भी करे, भले ही वो उपादान कारण के से बनाए या फिर उपादान कारण के अभाव में ही बना दे या फिर जो भी कर ले, ठीक है, भले ही वो खुद ही उपादान कारण हो, वो हम बात का विषय है। पहले हम ये जानेंगे कि ईश्वर है भी या नहीं है, ठीक है। जगत की उत्पत्ति के लिए कोई कारण ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। तो अब ईश्वर को समझने के लिए, जो कि जगत की उत्पत्ति उत्पादक को समझने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा जगत कैसा है। क्या ये जगत ऐसा है कि उस लायक है कि उसकी उत्पत्ति करना पड़े या फिर नहीं है। तो पहले इसको जानेंगे। अब जगत क्या होता है, जगत जो होता है सबसे मूलतः किस चीज़ से बना हुआ है, यूनिवर्स जो है अपने फंडामेंटल मटेरियल से बना हुआ है, जिसको क्वांटम फिजिक्स में तो वैसे पार्टिकल्स कुछ है जैसे फर्मियन बोसोन से, लेकिन इनमें क्या बोलते हैं, भारतीय दर्शनों में इनको और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, जो कि जिसको हम कहते हैं प्रकृति तत्व, ठीक है। प्रकृति तत्व जो है उसको हम कहते हैं यूनिवर्स का जो फंडामेंटल मटेरियल होता है। अब प्रकृति का मतलब ये नहीं होता कि नेचर, जो जैसा कि हम नॉर्मली जिसको नेचर हम बोलते हैं वो नेचर नहीं, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं दर्शनों की, ठीक है, इंडियन फिलोसफीज़ में ये होता है कि जब भी हम दर्शन पे बात करते हैं तो मीनिंग बदल जाते हैं, वर्ड्स के, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। कैसे? जैसे कि एक होता है फायर, ठीक है, अग्नि। अग्नि को हम इंग्लिश में नॉर्मली फायर बोलते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्रों में अग्नि को हम बोलते हैं ये जो कि रूप गुण को धारण करता हो, जिसके कारण हम देख पाते हैं। सेम चीज़ मॉडर्न साइंस में फोटोन के साथ है कि फोटोन क्यों बोलते हैं, फोटोन किसको बोलते हैं, जो एनर्जी कैरी करता हो और हमको विजन प्रोवाइड करता हो, ठीक है। लेकिन हम वैदिक दर्शनों में, भारतीय दर्शनों में क्या बताया है, सिर्फ जो रूप गुण जिसका धारण करने वाला, मतलब जो हमें जिसके कारण हमें दिखाई देता हो जगत, जिसके कारण हम देख सकते हैं। एक तो इंद्रिय होती है जिसको हम बोलते हैं सेंस, और एक होता है ये क्या बोलते हैं, अग्नि तत्व, अग्नि जो कि महाभूत है, जिसके कारण से हमको दिखाई देता है। ये भारतीय दर्शन की मानना है। तो हम इसलिए यही होता है कि दर्शन शास्त्रों में अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको जब भी हम यूनिवर्स के फंडामेंटल मटेरियल की बात करेंगे तो हम उसको प्रकृति बोलेंगे, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि किसी भी चीज़ को चलने में, मतलब किसी भी चीज़ में मोमेंटम अगर हो रहा है, मोमेंटम कैसा, मतलब कहीं से भी चीज़ मूव कर रही है, यानी स्पेस के पर्सपेक्टिव से या स्पेस के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में, जब कोई चीज़ अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, ठीक है, अपनी लोकेशन चेंज कर रही है, तो वो चीज़ होती है, उसको कहते हैं हम मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम कैसे चेंज कर रही है, ठीक है, कोई सी चीज़ मोमेंटम इसलिए चेंज कर रही है क्योंकि इनर्शिया उसके अंदर। अच्छा, इनर्शिया अपने आप में क्या है, इनर्शिया होने के लिए भी हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि इनर्शिया तो क्लासिकल लेवल पे दिख रहा है कि भाई चलो हमको मोमेंटम दिख रहा है क्लासिकल लेवल पे, तो उसके हिसाब से हमने बोल दिया कि इसके अंदर इनर्शिया है, ठीक है। चलो इनर्शिया तो है, लेकिन क्या इनर्शिया जो होता है, क्या वो अपने मन से काम कर सकता है? जैसे कि मेरा जो हाथ है, जब तक मुझे नहीं पता है, जब तक मुझे इसकी अवेयरनेस नहीं, जब तक मैं अवेयर नहीं हूँ कि मेरे पास में हाथ है, तो क्या तब तक मैं अपना हाथ को यहाँ से वहाँ पर मूव कर पाऊँगा? क्या मैं अपना हाथ हिला पाऊँगा? जैसे कि मैं कॉन्शियस हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अवेयर हूँ चीज़ों के लिए कि मेरा हाथ है, मुझे पता है कि मेरा हाथ है, मेरे पास ज्ञान है कि भाई मेरा हाथ है, मेरे पास ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, ठीक है।
तो जब तक मैं अवेयर हूँ, जब तक मैं कॉन्शियस हूँ, तब तक मैं अपना हाथ हिला पाऊँगा। जहाँ मर गया वहाँ पर मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ, तो क्या वैसे ही जो जगत है, जो जो यूनिवर्स है, क्या यूनिवर्स को पता है कि उसके पास में ये है, या फिर वो खुद है? उसके अंदर खुद की भी अवेयरनेस है, खुद की कॉन्शियसनेस है, मतलब खुद को खुद के कि उसने खुद को पता है कि मैं हूँ। क्या यूनिवर्स को मैं का भाव है? क्या यूनिवर्स को पता है कि वो है? ये बात बड़ी सोचने वाली है, क्योंकि इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नील बोहर्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कार्ल मैक्स जैसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे नाम हैं, अपने निकोला टेस्ला भी। तो ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं बड़े बड़े, वो सारे साइंटिस्ट लोग कहीं ना कहीं वही मानते थे कि यूनिवर्स जो है वो कॉन्शियस है। यूनिवर्स अपने आप में कॉन्शियस है और यूनिवर्स ही गॉड है, जिसको हम बोलते हैं पैंथेइज्म। तो पैंथेइज्म को मानते थे वो लोग कि यूनिवर्स तो अपने आप में गॉड है, यूनिवर्स अपने आप में कॉन्शियस भी है। तो क्या इसीलिए इन लोगों ने ये सब चीज़ मानी थी? अगर वो लोग ये चीज़ मानते थे तो उनका बेसिस यही था कि जो भी चीज़ में मोमेंटम हो रहा है, अगर यूनिवर्स में जो कोई मोमेंटम हो रहा है, तो उसके लिए उसका कॉन्शियस होना ज़रूरी है, उसके लिए उसका कॉन्शियस होना ज़रूरी है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में यूनिवर्स कॉन्शियस है? अब इस पे सांख्य दर्शन ने क्या कहा है? लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि ये क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ को मोमेंटम के लिए अवेयरनेस ज़रूरी क्यों है? मुझे एक ही चीज़ प्रूव कर दो। अगर आप ये मान रहे हो कि नहीं, बिना अवेयरनेस के भी किसी चीज़ में मोमेंटम हो सकता है, तो एक चीज़ प्रूव कर दो कि बिना, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो हमारा हाथ है, हमारे हाथ को बिना अवेयरनेस के, बिना ऐसे ही हिला के बता दो, बिना कॉन्शियसनेस के। जब तुम सोए हुए रहते हो, जब तुम एकदम क्या बोलते हैं, डीप स्लीप में होते हो, डीप स्लीप स्टेट में, क्या तुम कुछ अपना हाथ पाँव, मतलब कुछ भी मोमेंट कर पाते हो जो तुम अपने क्या बोलते हैं जागृत अवस्था में कर पाते हो? नहीं कर पाते हो ना। तो तब जो होता है ना, बात यही है कि अब क्वांटम लेवल पे यही होता है। क्वांटम लेवल पे जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को जब तक पता ही नहीं है कि वो है, उसको खुद के अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, और उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये भी नहीं पता है कि उसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो आखिर वो दोनों इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, वो कैसे वहाँ पर मोमेंटम कर रहा है, उसको कैसे कैसे मोमेंटम कर रहा है? अब तुम बोलोगे कि भाई नहीं, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। तो लॉ ऑफ नेचर पे तो प्रश्न उठ रहा है कि लॉ ऑफ नेचर ऐसे कैसे, ये लॉ ऑफ नेचर है, ऐसा कैसा लॉ ऑफ नेचर है कि उसको खुद को अवेयर नहीं है, वो खुद उसके लिए अवेयर नहीं है, और लेकिन वो मूवमेंट कर रहा है। तो उसको तो अवेयर होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? अब वही हमको देखना है कि ये सच में अवेयर है या नहीं है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन अब एक और बात आएगी यहाँ पर कि क्वांटम इन्फॉर्मेशन तो होती है सबके अंदर, जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी क्वांटम लेवल पे जितने पार्टिकल्स होते हैं, उन सबके अंदर क्वांटम इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्वांटम इन्फॉर्मेशन भाई, अवेयरनेस अलग होती है और क्वांटम इन्फॉर्मेशन अलग होती है। क्वांटम इन्फॉर्मेशन ये होती है कि किसी भी क्वांटम पार्टिकल या क्वांटम लेवल पे, हाँ, कोई सा भी क्वांटम पार्टिकल की स्टेट, जैसे कि उसका स्पिन हो गया, चार्ज हो गया, मास हो गया, मतलब जो भी हो गया, ठीक है, उसका मोमेंटम हो गया, उसकी वेलोसिटी हो गई, तो ये सब होता है क्वांटम इन्फॉर्मेशन। तो अब अगले बार में देखेंगे कि महर्षि कपिल ने क्या तर्क दिए हैं इस पर।